फाइन स्टूडेंट। तो क्लास नंबर 2 इंडियन पॉलिटी, और इस क्लास में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने जा रहे हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर भारत का संविधान बना कैसे? हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए, वहाँ पे जितने भी हमारे पॉलिटिकल पंडित लोग थे, जितने भी एक्सपर्ट लोग थे, वो सब असेंबल्ड हुए और 3 साल का अथक मेहनत के बाद संविधान बना। बट ये भी बात कहना अनुचित होगा, गलत होगा कि केवल वो 3 साल का ही मेहनत है, क्योंकि उससे पहले बहुत चीज़ हिस्ट्री में हो चुका है। देखो, हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है विद्यार्थी लोग। प्रेजेंट में जो भी चीज़ हो रहा है वो सब हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। आज हम यहाँ पे है तो इसका रीज़न हिस्ट्री है। आज भारत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को आगे लेके चल रहा है, तो उसका भी रीज़न क्या है? हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री तुमको प्रॉपर तरीके से बताएगा कि आखिर भारत ऐसा क्यों है, आखिर भारत में इस तरह का संविधान क्यों है, आखिर भारत का पॉलिटी ऐसा क्यों है, आखिर भारत का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। तो वो सभी चीज़ को समझना है तो सबसे फर्स्ट हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना होगा। समझ गए? तो इस लेक्चर में क्लास नंबर 2 में हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझना है और पीट इंडिया एक्ट 1784 समझना है। समझ गए? तो 1773 एंड पीट इंडिया एक्ट 1784, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। देखो, शुरू में जितने भी ब्रिटिश ने पॉलिसी लाया, प्रोग्राम लाया, या जो भी पार्लियामेंट से, ब्रिटेन पार्लियामेंट से जो भी लॉ पास हुआ, सब उनके अपने इंटरेस्ट के लिए था, वो सब वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए था, हमारे सिटीजन्स के लिए नहीं था। पर चूंकि उन्होंने एक तंत्र डेवलप कर दिया भारत में, बाद में उसी तंत्र से हम फैमिलियर हो गए और उसी को, चूँकि आप जब किसी तंत्र से फैमिलियर हो जाते हैं तो आप उसी तंत्र को कैरी करते हैं। याद करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ से 60 से लेकर 70% भारत का संविधान का अंश मिलता है। यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिंगल डॉक्यूमेंट जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी ऐसे हवा में तो नहीं आया, उसके पहले भी बहुत कुछ आए होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ विद्यार्थी लोग। जैसे अभी का जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी का जो सुप्रीम कोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में जानते हो इस्टेब्लिश्ड है, तो इसका यदि ट्रेस आउट करोगे तो कहाँ से ट्रेस आउट करना होगा? तो तुमको 2 जगह से ट्रेस आउट करना होगा। एक जो ट्रेसिंग आउट होगा तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि पहली बार कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट का, बट वो सुप्रीम कोर्ट अभी वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है। यदि अभी वाला सुप्रीम कोर्ट का यदि तुम ट्रेस आउट करोगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा, जहाँ पे फेडरल कोर्ट का जिक्र है, क्योंकि फेडरल कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट बना है भारत का। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट जो टर्मिनोलॉजी है तो वो तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में है, बट जो अभी रियल जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका जो ढांचा है, उसका जो तरीका है काम करने का, जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो काफ़ी मिलता जुलता है 1935 एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का, जो फेडरल कोर्ट का जो स्थापना किया गया था उससे। तो कोई भी तंत्र अभी प्रेजेंट है, जैसे अभी देखो पार्लियामेंट प्रेजेंट है ना, तो इसके पीछे भी रीजन है। पहले भी पार्लियामेंट ही प्रेजेंट था, जैसे यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसलिए भारत में भी वही स्थापित हुआ और हम लोग फैमिलियर हो गए और उसी चीज़ को अभी तक कैरी कर रहे हैं। अब तो इनफैक्ट वो बेसिक स्ट्रक्चर भी बन चुका है भारत का संविधान का। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ही आगे चलेगा जब तक हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी रहे, और आई डैम श्योर कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी बहुत ही फ्लरिश किया है और आगे भी करेगा। समझ गए? तो क्लास नंबर 2 में इससे संबंधित हर एक चीज़ हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं विद्यार्थी लोग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर नंबर 1। और ये जो बच्चे लोग मैं नोट जो बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से लक्ष्मीकांत, जो कि जानते हो कि ये ग्रंथ है पॉलिटी बुक के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए, ये लक्ष्मीकांत से डिराइव किया गया है सभी नोट्स। तो शुरू करते हैं हम लोग। यूटिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट, क्या है इसका मतलब? कि आखिर हिस्ट्री को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसका क्या यूटिलिटी है, उसका क्या यूज़फुलनेस है, उसका क्या फ़ायदा है। तो सिंपल सी बात है, मैंने शुरू में ही बोल दिया है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि आखिर आज ऐसा क्यों है, इस स्थिति में क्यों है। बात समझे? तो देखो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, द वेरी फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिसर्च एंड डेलिब्रेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल makes a retrospect of the constitutional development indispensable
फॉर ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कितना सुंदर वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत अभी जो रिपब्लिक है, जो भारत के पास एक अपना संविधान है, ये संविधान ऐसे नहीं आया है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एफर्ट्स एंड डेलिब्रेशन एंड रिसर्च ऑफ ए प्रोमिनेंट पर्सन्स, जिसको हम लोग चुन के भेजे थे। जानते हो 1946 में भी इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे गए थे कैबिनेट मिशन के हिसाब से। वो लोग वहाँ गए और उन्होंने काम किया, बट उन्होंने किस चीज़ पे काम किया? उन्होंने उस चीज़ पे काम किया जो पहले ब्रिटिश लाया था हमारे भारत में, तो उसी चीज़ पे काम हुआ है। तो कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी वर्क हुआ है वो पूरा प्रभावित है हिस्ट्री से। क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे बच्चे लोग तो बहुत सारा एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, वो सभी से कुछ ना कुछ अंश वहाँ पे मिलेगा तुमको। तो इसलिए लिखा गया कि मेक्स अ रेट्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से पहले, सभी चीज़ को समेटा गया, सभी चीज़ को कलेक्ट किया गया, ताकि एक संविधान को बहुत अच्छे से बनाया जा सके और एक संविधान को बहुत अच्छे से समझा जा सके। आया समझ में ना? तो प्रैक्टिकली द ओनली रेस्पेक्ट इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1949 differs from the constitutional documents of the preceding 2 centuries that while the latter had been imposed by the imperial power, the republican constitution was made by the people themselves through representatives of sovereign constituent assembly। क्या है इसका मतलब? अंतर यही है कि 2 सेंचुरी पहले बना था, यानी कि 200 साल पहले जो बना था वो हमने नहीं बनाया था, वो ब्रिटिश ने बनाया था। वो ट्रेडिंग कंपनी जब सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी बना, वो बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बिकॉज ऑफ द प्लासी, बिकॉज ऑफ द बक्सर, उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ 2 सेंचुरी पहले, बट वो भी जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो भी लॉ बनाया गया, जो भी कानून पारित किए गए, वो भारतीय ने नहीं बनाया, वो ब्रिटिश ने बनाया है, इंपीरियल पावर ने बनाया। बट अभी जो संविधान बना है वो हमने बनाया है। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। जब हम बनाएंगे तो हम अपना हित देखेंगे, हम अपना नागरिक का हित देखेंगे, बट जब वो लोग बनाए थे तो वो लोग का अपना हित छुपा हुआ था, वो लोग का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट छुपा हुआ था। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। मैं कहीं ना कहीं वही जो चीज़ है वही आगे कंटिन्यू रहा है, और इस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारे सिटीजन को वो क्या करे, सूट करे, हमारे सिटीजन के लिए भी वो क्या हो, फेवरेबल हो। द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द पीपल देमसेल्फ। ठीक है, पीपल ने खुद बनाया, भारतीय ने बनाया है, बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसलिए हिस्ट्री को समझना जरूरी है। यहीं पे हिस्ट्री का तुमको यूटिलिटी समझ में आएगा। जब तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं समझोगे तब तक अभी जो भारत का संविधान है उसको ठीक से नहीं समझ पाओगे। तो देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मैं तुम लोग बच्चे लोग जानते हो, इससे पहले भी रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लाया था बंगाल में। हाँ, जब जानते हो कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो रिजल्ट था वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या हुआ, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, निजामत और दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ब्रिटिश ने अपने हाथ में रख लिया। और जो निजामत जो राइट्स, जो निजामत जो चीज़ है, निजामत मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कौन करेगा, नवाब करेगा। बट नवाब के ऊपर भी सुपरवाइज करने के लिए सूबेदार रहेगा जो कि ब्रिटिश अपॉइंट करेगा। तो इस हिसाब से पूरी तरीके से मिसमैनेज हो गया ना बंगाल रीजन। और बंगाल रीजन में बहुत ही त्रासदी था, कोई भी केयर नहीं कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मात्र 53 लाख रुपया दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और इसका जो भी चीज़ है तुमको मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छे से मिल जाएगा ये सब। ठीक है, तो बच्चे लोग मॉडर्न इंडिया भी पढ़ लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सभी चीज़। तो यस, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी प्रॉब्लम था उसके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आए थे, करेक्ट, 1781 में। तो वो भी समझना है तुम लोग को, यहाँ पे नहीं दिया गया फिर भी वो भी समझना है। पीट इंडिया एक्ट 1784। अब पीट इंडिया एक्ट के बाद सप्लीमेंट्री एक्ट भी आया था 1786 का, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। और उसके बाद देखो सिलसिलेवार तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये सभी चीज़ हमें पढ़ना है, और जब सभी चीज़ पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत में बना है। इसका मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंचना है तो आपका जो यात्रा है वो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाएगा।
और फॉर्मली कहे तो रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हो जाए, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा एक्ट है जहाँ पे ब्रिटिश ने कोशिश किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका जो अफेयर्स है उसके ऊपर मैनेज किया जाए, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, दिस एक्सप्लेन द मैजेस्टी एंड द एथिकल वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी है, जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है, जितने भी अभी चर्चा किए हैं, ऑल विल टेल यू कि हमारे संविधान में किस किस तरह का वैल्यूज है, जो अनइथिकल वैल्यूज है उसको निकाल दिया, जो पॉजिटिव वैल्यूज उसको कैरी किए हैं हम लोग। सडन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल लेट डाउन द लीगल फ्रेमवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेजेंट डे इंडिया, यानी कि जो भी इवेंट हुआ है ब्रिटिश के टाइम में, कॉलोनियल टाइम में, इंपीरियल टाइम में, वो सभी आस्ते आस्ते कंट्रीब्यूट किए हैं और अभी जाके हमारे भारत में इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ब्रिटिश का ही कहीं ना कहीं वो हैंगओवर है, ब्रिटिश रूल का ही हैंगओवर है कि हम इस तरह का तंत्र देखते हैं अपने आसपास, और यही सभी चीज़ को हमें सिलसिलेवार तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें समझना है। तो शुरू करते हैं हम लोग, बट बिफोर जंपिंग इनटू द मेन टॉपिक, पहले हमें ये समझना होगा, ये चार्ट समझना होगा। ब्रिटिश एज अ ट्रेडर्स आया भारत में, करेक्ट, 1600 में, जानते हो 1600 में चार्टर भी मिला था ना, क्वीन एलिजाबेथ वन ने उनको इशू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और देखो उस समय दो कंपनी थे, दोनों कंपनी मर्ज हुआ ना, देन वी कैन से कि ईस्ट इंडिया कंपनी बना, तो उसको चार्टर मिला था। चार्टर का मतलब क्या, एक्सक्लूसिव राइट कि तुम उधर से इंडियन ओशन में तुम अपना व्यापार कर सकते हो। और ये जो मोनोपोली है बहुत लंबा समय तक रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का। इनफैक्ट यूके में मांग उठने भी लगा कि कब तक आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कब तक मोनोपोली अपना वहाँ पे जमाएगा। खोलना जरूरी है, क्योंकि जानते हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था वहाँ पे ब्रिटेन में, बात समझे। तो ब्रिटिश का जो कार्यकाल रहा है भारत में, उसको तीन दृष्टिकोण से, तीन कैटेगरी में देख सकते हो, तीन ब्रांच में देख सकते हो। पहला जो है वो ट्रेडिंग कंपनी, अब बस ट्रेडिंग करने के लिए ही आया है वो, उसको कोई मतलब नहीं है पावर से, ठीक है। तो 1600 से लेके 1773 तक, तो कहोगे सर बैटल ऑफ प्लासी भी तो हुआ है, बिल्कुल, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ है, मगर बैटल ऑफ प्लासी होने के बावजूद भी तो रॉबर्ट क्लाइव का अप्रोच क्या था। रॉबर्ट क्लाइव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो लोग उतना एक्सपर्ट नहीं थे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखेंगे। ब्रिटिश का अप्रोच था नहीं है रॉबर्ट क्लाइव का, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है। बट देखो, तो यानी कि ट्रेडिंग कंपनी 1600 से लेकर 1773 तक रहा है ब्रिटिश, और बहुत ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पावर स्ट्रगल सब, बैटल ऑफ बेडारा, नीचे बहुत सारा संघर्ष, करेक्ट। उसका देखो कंपनी रूल, अब जब कंपनी रूल आएगा तो यहाँ पे भी तुमको बहुत बड़ा संघर्ष दिखेगा। 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी ही रूल करेगा। बताओ, वो कंपनी जो बनिया कंपनी था, जो मर्चेंट कंपनी था, कंपनी का मतलब ही वही ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात करूँगा, क्योंकि बाकी जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी थे, चाहे फ्रेंच हो चाहे बाकी हो, वो उतना सर्वाइव नहीं कर पाए इसके सामने में। तो इस मॉड्यूल में कभी भी बात होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो रेफरेंस क्या है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे, तो कंपनी रूल क्या है 1773 से लेके 1858 तक। 1773 क्यों, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट एक तरह से फॉर्मल स्ट्रक्चर है कि क्राउन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा बस, और मैनेज कौन करेगा, देश कौन चलाएगा, जितना भी टेरिटोरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर है वो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं उसको कंट्रोल करेगा। बट ऊपर से सुपरवाइज करने वाला कौन होगा, ब्रिटिश होगा, बस रेगुलेट करने के लिए, वही सुपरवाइज करने के लिए। जो मेन तंत्र जो चलाएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। हम जानते हैं कि सिपाही म्यूटिनी भी हो गया 1857 में, तो इनफ इज इनफ, जो भी ब्रिटिश पोजीशन था उस सब को ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल कर लिया अपने हाथ में। बात समझे, दैट इज द हिस्ट्री। तो 1858 से लेकर 1947 तक एक क्राउन रूल रहा, यानी कि ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल रहा है भारत में। और 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी ही रूल किया, वही कंपनी जो कि ट्रेडिंग कंपनी रहा कभी। तो ट्रेडिंग कंपनी अब क्या है, यहाँ पे सेमी पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका है, वो सॉवरेन एंटिटी बन चुका है कंट्री में। वो एक सरकार के तंत्र में, सरकार के रूप में वो आया है। और उससे पहले 1600 से लेकर 1773 तक वो केवल ट्रेडिंग कंपनी था, मेनली उसको अपना व्यापार से मतलब था, समझे। तो क्या लिखा गया है कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो आए थे 1600 के आसपास, आए थे ट्रेडर्स के रूप में, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, और उसको एक्सक्लूसिव राइट मिला था इंडिया से वो व्यापार कर सकता है। उसके लिए उसने चार्टर, उसको चार्टर भी मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस समय जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उन्होंने चार्टर दिया था कि ठीक है अब करना है। हाँ, ये चार्टर फिर रिन्यू होगा, जो बात है कंटिन्यू रिन्यू हुआ है।
बट 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बच्चे लोग, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये डिसाइड हो गया। अब उस समय कौन रहेंगे, फिर रॉबर्ट क्लाइव आए ना लंदन से लौट के, ब्रिटेन से लौट के आए थे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को एक्सपीरियंस था, हालांकि वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वहाँ लौट के आए थे। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव पार्टिसिपेट किए थे, वहाँ बक्सर में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव फिर से लौट के आए और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश को और पावर मिल गया। वो जो ट्रेडिंग कंपनी था कहीं ना कहीं वो एक सेमी पॉलिटिकल सॉवरेन एंटिटी बन चुका है, क्योंकि उसको दीवानी राइट्स मिल चुका है, उसको सिविल जस्टिस मिल चुका है, वही निजामत राइट्स भी मिल चुका है। क्योंकि निजामत भले ही वो नवाब के अंदर हो, मगर कहीं ना कहीं नवाब को ऊपर सुपरवाइज करने के लिए सूबेदार भी अपॉइंट करके भेजा है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो भविष्य है, उड़ीसा का जो फेट है, वो सब ब्रिटिश के अंदर चला आया, चाहे वो निजामत राइट्स के रूप में हो, चाहे वो तुम्हारा दीवानी राइट्स के टर्म्स में हो। मैं जानते हो सिपाही मोटिन हुआ 1857, जिसको बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, करेक्ट। तो उसके बाद ये लग गया था भारत में कि अब ट्रेडिंग कंपनी जो कि सेमी पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका है, वो अब सर्वाइव नहीं करेगा। अब ब्रिटिश को डायरेक्ट कंट्रोल करना होगा सात समुद्र पार से, इतना दूर से। तो उस हिसाब से फिर व्यवस्था बनाएगा ये लोग, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे, करेक्ट, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा, दुनिया भर का लॉलीपॉप दिया जाएगा भारतीय को। तो इन 1858 सिपाही म्यूटिनी की वजह से ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और डायरेक्ट भारत को कंट्रोल किया है। होप सो बच्चे लोग समझ में आ रहा होगा। तो इसमें देखो पॉलिटी तो बता ही रहे हैं, मगर ज़्यादातर चीज़ ये सब क्या है, मॉडर्न इंडिया का चीज़ है ये। तो यदि ये लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो अच्छे से, जाके मॉडर्न इंडिया पढ़ लो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बट उससे पहले बैकग्राउंड जानते हो ना, बैकग्राउंड क्या था बच्चे लोग, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन रॉबर्ट क्लाइव का। बट डुअल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, देखो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन में जो गड़बड़ी हुआ है उसी गड़बड़ी को रेक्टिफाई किया जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट में। तो आखिर प्रॉब्लम क्या था रॉबर्ट क्लाइव का और डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रॉब्लम क्या था, वही डुअल गवर्नमेंट कह सकते हो। उसका प्रॉब्लम ये था कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के नाम पे कुछ पैसा नहीं दिया जा रहा था स्टेट को, समझे, करप्शन ही करप्शन। जो सर्वेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व थे, नेपोटिज्म में इन्वॉल्व थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही उसके पास बहुत सारा एरिया आ गया हो और भले ही टर्नओवर, भले ही समझ रहे हो ना, भले ही इतना बड़ा नाम हो कि भाई ट्रेडिंग कंपनी है, अब वो सेमी पॉलिटिकल एंटिटी बन गया हो, अंदर जब चेक किया जाए, उसका रेवेन्यू चेक किया जाए, तो बिकॉज ऑफ द करप्शन, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थिंग्स, कि कंपनी वाइबल नहीं रहा। इसलिए देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ पैसा भी मांगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा मांगा तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंडीशन रखेगा, और कंडीशन के रूप में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रखा गया। आया समझ में? तो हमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझना है, तो इससे पहले क्या हुआ था वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चे लोग, इसमें डायरेक्ट लिखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मतलब क्या, ये जो एक्ट है वो रेगुलेटिंग के लिए बना होगा। रेगुलेट का मतलब क्या होता है कि सुपरवाइज करना, ऊपर से कंट्रोल करना, ऊपर से, अंदर से नहीं, ऊपर से सुपरवाइज करना, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग। द कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट थे वो मनमानी हिसाब से, अपने हिसाब से काम कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व थे, करप्शन बहुत, दुनिया भर का काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। इसलिए जो उस समय जो सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो परेशान हो गया था कि भाई, क्योंकि उसका सब पूरा पैसा लगा हुआ था। शेयर होल्डर तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर तो सीओडी रहेंगे ना जी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो भी परेशान हो गए थे कि भाई क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ इतना वो ज़मीन ले लिया भारत में, उसके बावजूद भी कर्ज में है ये कंपनी। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। बट उसके ऊपर सुपरविजन है, भारत के ऊपर सुपरविजन नहीं है। भारत में जो तंत्र चलाएगा यही कंपनी ही चलाएगा। कंपनी के ऊपर जो रहेगा कंट्रोल किसका रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा। तो नंबर 2 देखो समझना होगा विद्यार्थी लोग, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन डायरेक्ट भारत में घुस गया, वो घुसा नहीं है, वो दूसरे तरीके से आया है। नंबर 2 देखोगे एक्सट्रीम करप्शन, देख रहे हो ना, एक्सट्रीम करप्शन था उस समय। हाँ, क्योंकि कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो खुद प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व थे, तो एक्सट्रीम करप्शन को हटाना बहुत ज़रूरी था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाइबल हो सके। पहली बार
ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सौंपा गया कि ठीक है कि आप कंट्रोल करोगे, आप गवर्नमेंट हो, आप इंस्टीट्यूशन हो, आप कंट्रोल करोगे, जो भी एरिया को आपने ऑक्युपाई किया आपको कंट्रोल करना है भारत का एरिया को। तो यहाँ से कहोगे कि पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन भारत में स्टार्ट हुआ है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सबसे जो खास बात है कि पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आया। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इससे पहले जानते हो कि गवर्नर जनरल ऑफ रेस्पेक्टिव प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी था ना जी, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी हमेशा सबसे फर्स्ट रहा है ब्रिटिश के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे पोर्ट है, वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेड है, वहाँ का जो लैंड है बहुत ही बेटर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमेशा कलकत्ता प्रेसिडेंसी को ज़्यादा वैल्यू दिया है। यही कारण तो है कि कलकत्ता लंबा समय तक कैपिटल भी रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल होंगे बंगाल के, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, और बाकी जो गवर्नर जनरल है बाकी प्रेसिडेंसी का, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया जाए कि अब आपको रिपोर्ट जो सौंपना है वो कलकत्ता के गवर्नर जनरल को सौंपना है। बात समझ गए? तो देखो, एक्ट परमिटेड द कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजीशन। ठीक है, जो भी आपको टेरिटोरी मिला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी जद्दोजहद करके लिया है, लड़ाई करके लिया है, चाहे वो बैटल ऑफ चिंसूरा हो, हाँ वही बैटल ऑफ बेडारा हो, चाहे कार्नेटिक वार नीचे हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे प्लासी हुआ है, चाहे बक्सर हुआ है, उससे जो भी जीत हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो लैंड वो पोजेस करेगा, उसके ऊपर वो कंट्रोल करेगा, बट रेगुलेटिंग करेगा तुम्हारा ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट डिड नॉट टेक ओवर द पावर कंप्लीटली, पावर नहीं ले रहा है, मगर वो कंट्रोल कर रहा है, वो रेगुलेट करना चाहता है, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया। समझे? तो ब्रिटिश यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है भारत के टेरिटोरी में। तो फीचर्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्स क्या है? तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो क्या बन गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। पहले क्या था टर्मिनोलॉजी? मैंने गलती से गवर्नर जनरल बोला है, दैट्स नॉट करेक्ट। जो गवर्नर ऑफ मद्रास, पहले जो टर्मिनोलॉजी था बच्चे लोग, जो सबसे हेड होंगे उसको बोलेंगे गवर्नर। अब एक नोमेनक्लेचर नया आया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। और उसके साथ एक काउंसिल भी होगा जिसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे, और उसके साथ एक काउंसिल भी होगा, जैसे अभी मोदी जी के साथ कैबिनेट है ना जी, उस तरह एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगा, उसमें 4 मेंबर्स होंगे। तो टोटल कितने हो गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर्स, और सब क्या है? चारों एग्जीक्यूटिव मेंबर है। एग्जीक्यूटिव मेंबर का मतलब क्या है? जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि उस समय का जो सरकार है, उस समय का जो सरकार है जिसको पॉलिसीज प्रोग्राम सब क्या करना है? फॉर्मुलेट करना है और उसको अप्लाई करना है। क्योंकि देखो बच्चे लोग, अभी पार्लियामेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यही जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी काम कर रहा है। बात समझे? अभी क्लियर कट डिविजन्स नहीं हुआ है। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लॉ बनाएगा और लॉ को एग्जीक्यूट करेगा। समझ गए? और उसमें 4 मेंबर्स रहेंगे। और जो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल बने बंगाल का, वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। तो कहोगे कि सिंपल टर्मिनोलॉजी है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो फर्स्ट जो बने हैं, कौन बने हैं? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग वही शख्सियत है जिन्होंने डुअल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म किया था, क्योंकि बहुत सारा करप्शन हो गया था। जो रॉबर्ट क्लाइव डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो लेके आए थे, उसको हटाने वाला जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो कोई नहीं, वारेन हेस्टिंग ही थे। और वारेन हेस्टिंग ही थे। और वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, बट वो प्रमोट हो क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का मतलब है कि वो गवर्नर ही है बंगाल का, बट वो सबसे ऊपर चला गया। अब बाकी जो 2 प्रेसिडेंसी है वो उसके सबऑर्डिनेट हो जाएगा। तो देखो वही 3rd पॉइंट में लिखा गया है, यहाँ पे समझना होगा सभी को कि गवर्नर्स ऑफ जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है, क्या वो सबऑर्डिनेट हो गया, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी करना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पूछना पड़ेगा। और सबसे खास बात क्या है रेगुलेटिंग एक्ट का? कि यस, सुप्रीम कोर्ट का भी बनाने का इसमें प्रोविजन था। वेरी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट लाने का बात था इसमें, और सुप्रीम कोर्ट आया भी। और हम जानते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बना तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि प्रॉपर पावर डिमार्केशन नहीं था, प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी आ जाएंगे, और जितने उस सब्जेक्ट सब उसके अंदर आ जाएंगे। ये जितना भी काम करेगा वो रिपोर्ट फिर जाएगा तुम्हारा वहाँ पे। तो इसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए
बच्चे लोग इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1781 में। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यही किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है उसको कम कर दिया गया ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। और उसमें यह भी प्रोविजंस था कि यदि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और यदि गवर्नर जनरल इमरजेंसी के टाइम में कुछ भी करे इन ऑर्डर टू डू एनी वर्क, तो वो इम्यून होगा, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है उसको कम कर दिया गया ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। और तीसरा जो चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, वो तीसरा चीज़ क्या है कि मुस्लिम के ऊपर कोई भी केसेस हो तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से डील किया जाएगा, और हिंदू के ऊपर कोई भी यदि केसेस चल रहा है तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से डिसाइड होगा। तो इसलिए बच्चे लोग ये मत समझना कि यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं है तो उसका रेलेवेंस नहीं है, उसका रेलेवेंस है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही एक ऐसा एक्ट है जहां से प्रॉपर पता चला कि जुडिशरी इज अपार्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में दोनों में अंतर है। भले ही जुडिशरी बन गया हो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, मगर जो प्रॉपर जो पावर जुरिस्डिक्शन है वो तय हुआ था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ही। तो इसलिए उस चीज़ को भी लेके चलना है। आया समझ में? देखो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी प्राइवेट सर्वेंट्स, जितने भी कंपनी के जो सर्वेंट्स, हाँ, वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना ही वो ब्राइब्स लेंगे नेटिव्स से, मतलब काम करवाने के लिए, ना ही घूस लेंगे। वो यदि घूस लेंगे तो फिर उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ही है कि जो गलत चीज़ हो रहा है, करप्शन हो रहा है, उसको रोकना। और इसमें देखो बच्चे लोग क्या हुआ कि इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द COD व्हिच इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। यानी कि चलो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल भारत के इंस्टीट्यूशन बन गए, अब वो रूल करेंगे इस कंट्री में, करेक्ट। मगर वो जो भी करेगा वो रिपोर्ट सब COD को देना होगा। और फिर COD के ऊपर कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश का। देखो तो ब्रिटिश ने कहाँ नहीं कंट्रोल किया। जब COD के ऊपर रेगुलेट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, व्हाट डज इट मीन? डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है नीचे। तो इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग, क्यों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हर एक चीज़ भेजना होगा गवर्नर जनरल को और उसके काउंसिल को, क्या क्या काम हुआ है, रेवेन्यू में क्या है, सिविल में क्या काम हुआ है, मिलिट्री अफेयर्स में क्या क्या, हर एक चीज़ जाके COD को बताना होगा। और COD के पास पहुंचने का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचना। बात समझे? हाँ। और आस्ते आस्ते जानते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बैठा हुआ है ब्रिटेन में, वो पावर का भूखा है, ठीक है। वो और COD के अंदर घुसेगा, वो और नया नया इंस्टीट्यूशन बनाएगा ताकि वो और अंदर आ सके, फिर BOC बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो यहाँ पे देखो तो क्या डिफेक्ट्स रहा है विद्यार्थी लोग। अब देखो इसका समझो कितना कॉमन चीज़ है, कितना लॉजिकल चीज़ है। अब आपने बना दिया, चलो बहुत अच्छी बात है कि आपने गवर्नर ऑफ बंगाल को आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, उसको सबसे बड़ा पद दे दिया, हाँ, हायर पोस्ट दे दिया। और आपने कहा कि जो गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी है, वो सब ऑर्डिनेट होगा, उसको रिपोर्ट भेजना पड़ेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। मगर उसमें कितने मेंबर हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1 मेंबर, और उसके साथ जो टीम दिए हैं आप 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिए हैं। अरे भाई 3 एक साइड हो जाएगा तो कोई पास ही नहीं होगा, कोई चीज़ एग्जीक्यूटिव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे तुमको टसल नजर आएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास वीटो था ही नहीं। गवर्नर जनरल के पास वीटो था ही नहीं बच्चे लोग, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये चीज को सॉल्व किया गया जब लॉर्ड कर्नवालिस आए थे, तो दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एक्ट। जो सप्लीमेंट्री एक्ट 1784 में आया था, तो वहाँ पे लॉर्ड कर्नवालिस को कमांडर इन चीफ भी बनाया गया, और जो कि अभी प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ है ना, तो वहाँ से वो चीज़ मिलता है सप्लीमेंट्री एक्ट्स। और एट द सेम टाइम वीटो पावर भी दिया गया है। पहले तो इसको समझो, तब समझोगे उस चीज़ को। जैसे एक्ट में क्या है कि देखो डिफेक्ट्स क्या है रेगुलेटिंग एक्ट में। भले ही आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, वो पावरलेस है, उसमें वीटो पावर नहीं है। उसका जो 4 मेंबर है वो कभी भी अपने पक्ष में कुछ भी इशू कर लेता है और ये कुछ नहीं कर पाता है। और दूसरी बात ये है कि जो प्रेसिडेंसी है बॉम्बे और मद्रास, भाई उसको बोला तो गया है कि आपको सबऑर्डिनेट करना है, आपको उसके हिसाब से काम करना है, बट डू यू थिंक वो अपने हिसाब से काम कर रहा था? तुमको लगता है कि क्या वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हिसाब से काम कर रहा था? नहीं। मॉडर्न इंडिया में बच्चे लोग पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो जाके देखो। जब मराठा वार हुआ था तो उसमें भी हम जानते हैं कि जो बंगाल जो बम्बई का जो प्रेसिडेंसी है, वहाँ के जो गवर्नर है उसने कुछ पूछा ही नहीं,
और इसलिए ऊपर से इनवैलिड करार कर दिया गया था। तो वही बोला गया है कि द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास कंटिन्यू टू एक्ट ऑन देयर डिस्क्रिप्शन, अपने मन से कि इमरजेंसी सिचुएशन हमको अपने मन से करना है, हमको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से कुछ नहीं पूछना है। जिसका मतलब क्या हुआ कि ऑन द पेपर ही है ये चीज़, वो तो हुआ ही नहीं। बात समझे ना, दे ऑल्सो पता वार हो रहा है, अलायंस हो रहा है अपने हिसाब से, और कोई मतलब नहीं है, ना ही वो बंगाल प्रेसिडेंसी को रिपोर्ट भेज रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑन द पेपर है, रियल में वर्क नहीं हुआ था। हाँ, जहाँ तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, चलो सुप्रीम कोर्ट तो ला दिए, हाँ, मगर ये जो सुप्रीम कोर्ट लाए हैं अभी का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट केवल टर्मिनोलॉजी है। अभी का सुप्रीम कोर्ट का हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलता जुलता है, क्योंकि उस समय फेडरल कोर्ट का जिक्र आया था, और अभी का सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, फेडरल कोर्ट ही है वो। तो प्रोविजन रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट वो भी वेग था, वो भी डिफेक्टिव था, और वो डिफेक्ट जानते हो कि वो कहीं ना कहीं कम किया गया तुम्हारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, समझ गए ना। लास्टली पता इतना कुछ हुआ, मैं जो बंगाल का जो लोग थे, बिहार के जो लोग थे, जो उड़ीसा के लोग थे, जहाँ पे पूरी तरीके से ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में, वो लोग तो मर रहे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये लोग अपना पूरा पैसा कमाई कर रहा है, मार्केट अपना बढ़ा रहा है, बहुत कमाई कर रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ये लोग को देखने के लिए कोई नहीं है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, भूखा फैमिन कंडीशन है यहाँ पे। तो देखो इस एक्ट में कोई वेलफेयरिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई पीपल के लिए कुछ काम नहीं किया गया था जहाँ पे ये सब लागू हुआ था। तो जानते हो कि ब्रिटिश का लॉ है, ब्रिटिश का रेगुलेटिंग एक्ट है, वो ब्रिटिश अपने वेस्टर्न इंडस्ट्री के लिए करेगा। तो एनालाइज करो इस चीज़ को, देखो 360 में दिया गया है एनालाइज, मेंस के लिए बहुत सुंदर। तो कैसे इसको एनालाइज करोगे रेगुलेटिंग एक्ट को? तो देखो ब्रिटिश को रियलाइज़ हो गया कि कंपनी अफेयर्स को रेगुलेट करना जरूरी है, इसलिए उसने पार्लियामेंट्री एक्ट पास किया वहाँ से, ब्रिटेन पार्लियामेंट से, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट में क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चेंज किया गया और कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुछ भी काम करता है तो सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको देखेगा। और जानते हो कि और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके टीम को कहा गया कि जो भी रिपोर्ट है, चाहे मिलिट्री रिपोर्ट हो, चाहे सिविल रिपोर्ट हो, चाहे कुछ भी रिपोर्ट हो, चाहे रेवेन्यू रिपोर्ट हो, वो रिपोर्ट सब सीओडी को देना है। और सीओडी के ऊपर कंट्रोल है ब्रिटिश का, समझ गए। तीसरा नंबर देखो बच्चे लोग, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट, मगर रेगुलेटिंग काम नहीं कर पाया ठीक से, क्यों? इट हैड नॉट गिवन द ब्रिटिश कंट्रोल इफेक्टिव एंड डिसीजन कंट्रोल ओवर द कंपनी। मगर देखो अभी जो ब्रिटिश है वो पूरा कंट्रोल नहीं किया, वो केवल रेगुलेट ही कर रहा है। तो इट हैड नॉट गिवन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इफेक्टिव एंड डिसाइसिव कंट्रोल ओवर द कंपनी के ऊपर अभी भी पूरा कंट्रोल नहीं है। कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा बच्चे लोग, जो बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके टीम को बोला गया कि आप सब रिपोर्ट भेजो, वो भेजा ही नहीं रियल में, उसमें डिफेक्ट्स था। तो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल नहीं है कंपनी के ऊपर, ये भी एक डिफेक्ट्स है। एंड इन इंडिया इट हैड प्लेस द गवर्नर जनरल एट द मर्सी ऑफ हिज काउंसिल। बताओ काउंसिल में जो 4 मेंबर है, वो 4 मेंबर में 3 मेंबर भी एक साथ हो जाए तो गवर्नर जनरल जो सबसे बड़ा पद है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वो पूरी तरीके से अपने टीम के ऊपर मर्सी हो गया, अपने टीम के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि हमारे टीम में क्या है, समझ रहे हो ना। वहाँ से कम से कम 4 मेंबर है, 4 मेंबर में कम से कम 2 मेंबर इस तरफ आएगा तभी उसका डिसीजन पूरा हो पाएगा। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास भी वीटो पावर नहीं था। एंड 3 ऑफ द काउंसिलर, यानी कि तीनों काउंसिलर एक साथ हो जाए तो गवर्नर जनरल का कोई भी बात नहीं, कोई भी मैटर पे उसका बात नहीं सुना जाए, क्योंकि 3-2 हो जाएगा, फिर 4 मेंबर इधर और गवर्नर जनरल 1। देखो 3 एक साइड हो गया तो क्या हुआ, 2 और 3 का माना जाएगा। तो इस डिफेक्ट्स को पूरा किया जाएगा दूसरे एक्ट में। आया समझ में? ये एनालिसिस है बच्चे लोग। हाँ, इन प्रैक्टिस देखो, वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं इस एक्ट में, और तीनों काउंसिलर से, तीनों एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल के मेंबर थे उससे झगड़ा हो जाता था इनका। हाँ, इसकी वजह से डेडलॉक हो जाता था, कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो गवर्नर जनरल कंट्रोल ओवर द अदर 2 प्रेसिडेंट, वो भी हम जानते हैं कि दोनों प्रेसिडेंसी पे उतना कंट्रोल नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, क्योंकि वो लोग भी अपने हिसाब से वो आर्म में शामिल हो रहे थे, अपने हिसाब से अलायंस कर रहे थे, कुछ रिपोर्ट सौंप नहीं रहे थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द एक्ट दैट फेल टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स अपोनेंट्स इन इंग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है अपोनेंट इन इंग्लैंड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बताओ कब आया है? 1600 में आया ना एज अ ट्रेडर्स। बताओ पूरा मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली करके बैठा हुआ है इंडिया में। हाँ, और वहाँ देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। 1773 का समय है विद्यार्थी लोग, समझो बात।
वहाँ जानते हो ना कि हम्बल बिगनिंग हो चुका है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वो लोग भी जो वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, मर्चेंट लोग, वो भी चाहता है कि भाई इंडिया को खोलो, और इंडिया के साथ कोई भी व्यापार करना चाहेगा क्योंकि इंडिया प्रॉस्परस है उस समय, समझ गए। जो वहाँ पे जो अपोनेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका भी स्वर बढ़ रहा था। जब उसका स्वर बढ़ेगा तो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर भी उसका प्रेशर होगा। कैपिटलिस्ट क्लास का हमेशा प्रेशर होता है ना बच्चे लोग। तो फिर तो वही बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एक्ट इट हैड फेल्ड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कंपनी और उसके जो अपोनेंट थे इंग्लैंड में, इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया रेगुलेटिंग एक्ट। समझ गए ना, क्योंकि ये जो अपोनेंट्स थे इंग्लैंड में, इसका जो वॉइस है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा था। नो, हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत ज़्यादा दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली वहाँ पे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली तोड़ो, अब हमें भी मौका मिलना चाहिए, अब हमें भी जाना है वहाँ पे, हमें भी ट्रेड करना है, हमें भी कमाना है, इस तरह का सोच। तो जो वॉइस है अपोनेंट्स का इंग्लैंड में, अपोनेंट्स का मतलब जो मर्चेंट क्लास के लोग सब है, उसका वॉइस बनना शुरू हो गया। मोरेवर द कंपनी रिमेन एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द अटैक्स ऑफ इट्स एनिमी। और इंडिया में भी चल रहा है ना संघर्ष, इंडिया में भी तो जद्दोजहद हो रहा है, नेटिव रूलर के साथ झगड़ा हो रहा है। हम जानते हैं कि मराठा होगा, मराठा वार्स होंगे, नीचे मैसूर वार होगा, बहुत तरह का वार चलेगा यहाँ पे। तो कंटिन्यूसली एनिमी भी अटैक कर रहा है, कंटिन्यूसली ब्रिटिश के साथ नेटिव रूलर्स का भी संघर्ष चल रहा है। तो देखो, इसलिए इंडियन पोजीशन कंटिन्यू टू बी अ करप्ट, ऑपरेसिव एंड इकोनॉमिकली डिजास्टर्स। तो जो करप्शन जो था वो स्टिल प्रिवेलेंट है कंपनी में, उसके रेगुलेशंस में, उसके तरीके में अभी भी ऑपरेसिव है। पीपल के लिए कुछ काम नहीं करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, भले वो सेमी पॉलिटिकल एंटिटी बन गया हो। और इकोनॉमिकली डिजास्टर्स है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी वायबल नहीं हुआ है, क्योंकि जो काम करने का तरीका है अभी भी उतना अच्छा नहीं है। दूसरी बात है कि इसको बहुत तरह का अपोजिशन का सामना भी करना पड़ रहा है, चाहे वो नेटिव रूलर्स के संघर्ष के रूप में हो, अच्छा वो अपोनेंट्स वहाँ पे स्वर उठा रहा हो इंग्लैंड में। समझ गए? हाँ। तो बच्चे लोग, तो सब हो गया, यानी कि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स, तो उन डिफेक्ट्स को पूर्ण किया गया, उसको ठीक किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। तो उसमें मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है उसको लिमिट कर दिया गया, करेक्ट। और गवर्नर जनरल और उसको काउंसिल को इम्यूनिटी प्रदान किया है कि आप अपने फंक्शंस करने के लिए, आप अपना वर्क करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। समझ गए? दैट इज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 का था वो इंपॉर्टेंट इस मायने में भी है कि फर्स्ट टाइम जुडिशरी को समझा गया, जुडिशरी का जुरिस्डिक्शन को समझा गया कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दो अलग चीज़ है। समझ गए? तो दो चीज़ जरूर लिख लेना बच्चे लोग, जो क्लास में प्रेजेंट हो जरूर लिख लेना, और जो यूट्यूब पे वीडियो देखोगे कभी तुम लोग भी लिख लेना। एनीवे, यहाँ पे देखो पिट इंडिया एक्ट 1784, इसका फीचर देखो। विलियम पिट ये प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ब्रिटेन के, इन्होंने एक्ट पास किया था, इसलिए कहते हैं पिट इंडिया एक्ट। समझा? अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी है, अब देखो कंपनी क्या कर रहा है, दोनों ही काम कर रहा है ना, कमर्शियल कमाने वाला भी काम कर रहा है, वो बिजनेस एंटिटी भी है और मर्चेंट एंटिटी भी है, एट द सेम टाइम वो पॉलिटिकल काम भी कर रहा है, एक सरकार का भी काम कर रहा है। तो ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो दोनों एरिया में, दोनों डोमेन को अलग किया गया, यानी कि कमर्शियल फंक्शन कंपनी का अलग होगा और पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी का अलग होगा। इसके लिए एक नया बॉडी का निर्माण किया गया। सीओडी तो पहले से चल रहा है, अब बीओसी बनाया गया। तो बीओसी का काम क्या है, पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना। सीओडी का काम क्या है, वो बिजनेस एक्टिविटी को देखना, कमर्शियल अफेयर्स को देखना। और एक सीक्रेट कमेटी का भी गठन हुआ था ताकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे। बात समझे? सीक्रेट कमेटी भी बनाया गया था इसमें। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स एंड क्रिएटेड अ न्यू बॉडी। अब नया बॉडी बना, कोई पूछ लेगा कि नया बॉडी कब बना था, तो ये पिट इंडिया एक्ट में ही बना था। और ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था क्या कहते हैं, डबल गवर्नमेंट कहते हैं। तो बच्चे लोग बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है कुछ टर्मिनोलॉजी को लेके। वो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो रॉबर्ट क्लाइव लाया था बंगाल रीजन में, बिहार रीजन में, उड़ीसा रीजन में, ये डबल गवर्नमेंट है। डबल गवर्नमेंट का मतलब है बीओसी और सीओडी। बीओसी क्या चीज़ के लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। सीओडी क्या चीज़ के लिए, कमर्शियल अफेयर्स ऑफ कंपनी को मैनेज करने के लिए। हाँ, बीओडी देखो, बीओडी को पूरी तरीके से एम्पावर्ड किया गया टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन, यानी कि जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन होगा भारत में, जितने भी सिविल ऑपरेशंस होगा, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहा है, वो सब किसको रिपोर्ट करेगा, बीओसी को रिपोर्ट करेगा। अब फिर बीओसी को कंट्रोल करेगा ऊपर से कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। बात समझ गए ना? तो कहने का मतलब बीओसी एक नया एक बॉडी है
ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो कमर्शियल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, इसलिए एक नया बॉडी का निर्माण किया गया। तो इसमें भी देखते हैं थोड़ा सा किस तरह एनालाइज करना चाहोगे इस चीज़ को। तो कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। जो इसका नेगेटिव होगा तो इसके लिए फिर भी आएगा बहुत सारा चीज़ सब। हाँ, जैसे कि मैंने कहा है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या किया गया बच्चे लोग, इसमें जानते हो ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल के पास कितने मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल? 4 मेंबर थे। तो 4 से इसमें 3 कर दिया जाएगा। देखते चलोगे। देखो, द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट एंड द एक्सिजेंसी ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिक्स लेड टू द पासिंग ऑफ द पीट इंडिया एक्ट। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ठीक से काम नहीं कर पाया, उसमें स्टिल डिफेक्ट्स था, समझे। तो ये सभी चीज़ को देखते हुए पीट इंडिया एक्ट पास किया गया। ये जो पीट इंडिया एक्ट है 2 मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मायने क्या है, कंपनी का जितना टेरिटरी भारत में है वो अब क्या कहलाया जाएगा, पहली बार कि वो ब्रिटिश पोजीशन है। देखो ब्रिटिश वर्ड इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ब्रिटिश का वो सभी क्या है, जमीन है, ब्रिटिश का अपना है वो। देख रहे हो ना। तो पहली बार फॉर्मल डॉक्यूमेंट में तुमको इस तरह का डॉक्यूमेंट में मिल रहा है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कंट्रोल किया एरिया का वो ब्रिटिश पोजीशन हो गया। तो ये बहुत मायने रखता है ये वर्ड। नंबर 2 क्या देखोगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़्यादा हावी हो गया तुम्हारा कंपनी के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स में हो, चाहे वो सीओडी का अफेयर्स में हो, कमर्शियल अफेयर्स में हो। यहाँ पे देखना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। इट इस्टैब्लिश 6 कमिश्नर्स फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, प्राइमरी नोन एज अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC है जी। BOC में 6 मेंबर है। BOC नया बॉडी बना ना, अब चलो जान के हैरान हो जाओगे। ये 6 मेंबर में 2 मेंबर को किसका होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो 2 कैबिनेट मिनिस्टर उसके अंदर प्रेजेंट है। सोचो कितना कंट्रोल होगा पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इंडिया को लेकर। लेकिन पॉलिटिकल अफेयर जो भारत में चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कितना कंट्रोल होगा, क्योंकि 2 खुद तुम्हारा ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है उसके अंदर। तो BOC वॉज टू गाइड। अब BOC किसके ऊपर, COD के ऊपर। तो कह सकते हो ना कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उतना जो शिकंजा नहीं गढ़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, बट वो चीज़ यहाँ पे जरूर किया गया। कैसे, BOC में अपना आदमी को डाल के कैबिनेट मिनिस्टर को 2 उतार दिया वहाँ पे। और दूसरी बात है कि BOC COD के ऊपर है और COD को सब रिपोर्ट भेज रहा है, कमर्शियल एस्पेक्ट, यानी कि पॉलिटिकली भी कंट्रोल है और कमर्शियली भी कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर ऑल BOC क्या है, COD के ऊपर है। और एक सीक्रेट कमेटी भी बना था इस चीज़ को वो करने के लिए। तो BOC वॉज टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आया समझ में ना बच्चे लोग, फुल कंट्रोल है एक तरह से देखोगे तो। ये पहले कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है ये। तो देखो यहाँ पे, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, द एक्ट प्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ 3। देखो 4 था ना, वो एग्जैक्टली यही पॉइंट बता रहे थे। पहले कितना मेंबर था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में? 4 मेंबर थे, 4 से 3 कर दिया गया। अब 3 होगा तो 2 मेंबर भी एक साथ हो गया तो कोई बात नहीं। कास्टिंग वोट किसका होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का होगा। कास्टिंग वोट का मतलब कि 2 और 2 हो गया, और जिस साइड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे उसका डिसीजन माना जाएगा। जैसे कास्टिंग वोट अभी होता है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में RBI का, बिल्कुल इस तरह। तो यस, अब गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं उसको बस एक ही मेंबर का उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और जैसे एक मेंबर 3 मेंबर में एक मेंबर का सपोर्ट मिल गया तो और टसल नहीं होगा, और जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे वो हो जाएगा। और देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि तुम लोग को रेगुलेटिंग एक्ट में दिखा था प्रॉब्लम, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इस एक्ट में क्लियरली बता दिया गया कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट होना है, चाहे वो वार का बात हो, चाहे डिप्लोमेसी का बात हो, चाहे रेवेन्यू जनरेशन का बात हो, हर एक चीज़ को लेकर रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। विद दिस एक्ट बिगन अ न्यू फेज। तो कह सकते हो कि ब्रिटिश एक तरह से ब्रिटिश डायरेक्ट तुमको दिखेगा ग्राउंड पे, ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, चाहे वो BOC में हो चाहे COD में हो। बाय नाउ it was evident that British national policy in India was made to serve the interests of all the section of ruling classes of Britain। यानी कि अब हमको समझ में आएगा कि इसके बाद जो भी पास होगा वहाँ से जो भी लॉ भारत के लिए बनाया जाएगा, सब में वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, सब में ब्रिटिश का ही हित छुपा होगा। चाहे ब्रिटिश का वहाँ क्रिश्चियन मिशनरी का बात हो, चाहे ब्रिटिश वहाँ का मर्चेंट क्लास का बात हो, सब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लॉ पास करेगा ब्रिटेन से और यहाँ भारत में लागू होगा।
देखो, कंपनी हैविंग सेव्ड इट्स मोनोपोली ऑफ इंडिया एंड चाइनीज वाज सेटिस्फाइड। हाँ, अब इसका एक पॉजिटिव, कंपनी देखो, कंपनी तो बचाना चाह रहा है कि अपना हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड वाला चीज़ खत्म ना हो। जो मोनोपोली था चाइनीज ट्रेड और जो इंडियन ट्रेड में था ना जी, ओपीएम का ट्रेड होता था ना, टी ट्रेड, ओपीएम ट्रेड, वो अभी भी इंटैक्ट है। तो कंपनी कम से कम खुश है कि चलो भाई हमारा मोनोपोली तोड़ा नहीं। हाँ, आप जानते हो कि चार्टर एक्ट में टूट जाएगा ये मोनोपोली भी, करेक्ट। इस डायरेक्टर रिटेन द प्रॉफिटेबल राइट ऑफ अपॉइंटिंग। देखो, डायरेक्टर भी खुश कि भाई आखिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर ऑफ मद्रास को, और गवर्नर ऑफ दूसरा जो प्रेसिडेंसी है बम्बई को। तो सीओडी भी खुश हैं, ठीक है, वही अपॉइंट करेगा, वही डिसमिस करेगा। अब ब्रिटिश भी खुश है कि बाबू तुम कुछ भी करो, ऊपर तो हम ही हैं, हम कंट्रोल करें, क्योंकि दो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ है बीओसी में और वो पूरा देख रहा है नीचे सीओडी को भी। तो सीओडी भी खुश, बीओसी भी खुश, ब्रिटिश भी खुश और ईस्ट इंडिया कंपनी भी खुश। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर डाइल्यूट हुआ है इसमें, आ रहा है समझ में? तो कहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे खुश सन? अरे भाई, उसका जो मोनोपोली ट्रेड में थोड़ी तोड़ा गया है, इसमें वो मोनोपोली अभी भी है उसका। देखो, इंडियन और चाइनीज ट्रेड के साथ मोनोपोली अभी भी स्टिल कैरिड है। तो यहाँ पे देखो, पीट इंडिया एक्ट में क्या पिटफॉल्स है, क्या फेलियर है इसका। तो पीट इंडिया एक्ट वॉज डीम्ड ए फेलियर, इसको फेलियर माना जाएगा। क्यों फेलियर माना जाएगा? दिक्कत वही है, अभी भी जो पावर जुरिडिक्शन है वो अभी भी बड़ा ही सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्लियर कट डिवाइड नहीं है। जो गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रही है और जो कंपनी का जो पावर है, यानी कि देखो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो जो प्रॉपर बाउंड्री जो होना चाहिए कि आपका इतना काम है पॉलिटिकली, आपका इतना काम है कॉमर्शियली, ये जो बाउंड्री है वो ब्लर हो रहा था। और बीओसी में आरोप लगता है बच्चे लोग कि नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म हो रहे थे ना। तब जब नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म होगा तो जाहिर सी बात है फेल करेगा ही एक्ट। एंड द एक्ट डिड नॉट क्लियरली डिफाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द बीओसी, सीओडी एंड गवर्नर। ये तीनों मेन तंत्र है ना, तीनों इंस्टीट्यूशन है। अब बताओ, गजब बात है कि तीनों इंस्टीट्यूशन में भारतीय को कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे एक भी सीट नहीं मिला है, ना ही बीओसी में मिला है भारतीय को, ना ही सीओडी में मिला है, ना ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल में मिला है। अब तीन इंस्टीट्यूशन है भारत को रन करने के लिए, है कि नहीं बताओ? तो तीन है, अब तीनों में क्या है कि पावर क्लैश हो रहा है। तो क्लियर कट डिवीजन नहीं था, क्लियर कट पावर डिवीजन नहीं था, वो एक सबसे बड़ा फेलियर है। वो हाईली तुम्हारा क्या है, हाईली सब्जेक्टिव रहा है। समझ गए ना? हाईली सब्जेक्टिव। दैट्स इट, कंप्लीटेड स्टूडेंट। पता ही नहीं चला, कंप्लीट कर दिए, पता ही नहीं चला।